नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम यहाँ पे प्रवक्ता भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे थे और साथ ही साथ मैं यहाँ पे प्रवक्ता हिंदी के लिए जो हिंदी साहित्य होता है उसकी भी तैयारी करवा रही हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल पे जुड़ सकते हो। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए और ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा ये अगला प्रैक्टिस सेट है। मैंने काफ़ी 11 से 12 प्रैक्टिस सेट अभी तक करवा दिए हैं। उम्मीद है आप लोगों ने वो ज़रूर देखे होंगे। और चलिए आज हम एक नया प्रैक्टिस सेट करेंगे जिसमें मैंने कुल 20 प्रश्नों को लिया है। और आप मुझे ज़रूर बताना लास्ट में वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि आपके 20 में से कितने नंबर आ रहे हैं। और मैं यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, जो लोग समूह ग के अंतर्गत या फिर किसी भी ऐसा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है, हिंदी व्याकरण या सामान्य हिंदी कह सकते हैं, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं क्योंकि हिंदी लगभग सब में एक जैसे ही पूछी जाती है। और 20 नंबर या जितना भी नंबर आपके सिलेबस में रखा गया हो वो सब आप टॉपिक मिला सकते हैं, जिनमें पर्यायवाची, विलोम शब्द, वर्तनी, वाक्य शुद्धि और तमाम चीज़ें जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ वो आप अपने सिलेबस के अनुसार मैच करके उसे पढ़ सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए भी है, ज़रूर देखिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, मृगेंद्र का पर्यायवाची है। तो देखिए पर्यायवाची शब्द बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रही हूँ। आप वीडियो पॉज कीजिए और पहले अपने दिमाग में सोचिए कि किसका ये पर्यायवाची हो सकता है। तो देखिए 4 ऑप्शन में पढ़ रही हूँ, कुरंग, केसरी, भुजंग या तुरंग। तो बताइए कौन सा इसमें सही आंसर होगा। तो देखिए मृगेंद्र जो है वो केसरी का यहाँ पे पर्यायवाची है। तो आगे मैं आपको बताऊंगी भी। अब आपको नहीं पता चल रहा होगा कि केसरी किसका है और मृगेंद्र किसका है, क्योंकि अब इसके बाद अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे तो हो सकता है वहाँ पर भी हमें थोड़ा इसी प्रकार, देखो एक ही प्रश्न आपको कितने तरीके से पूछा जा सकता है, यहाँ पर मैं ये भी बता रही हूँ। तो देखिए दूसरे प्रश्न में भी वैसा ही कुछ आपसे पूछा जा रहा है कि मृगेंद्र का पर्यायवाची है। और देखिए फिर से मृगेंद्र का पूछा जा रहा है। इसका मतलब मृगेंद्र एक खास यानी कि इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द है, तो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए है शार्दूल, दूसरा है अही, तीसरा है हिरन और चौथा है कुरंग। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर है इसका वो है शार्दूल। अब मैं आपको देखो अब फिर से तीसरा प्रश्न जो आपके पास अगला आएगा वो भी कुछ इसी तरह का होगा। कौन सा शब्द केसरी का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे मृगेंद्र, भुजंग, तुरंग या अनंग। तो देखिए यहाँ पे भी 4 ऑप्शन आपके पास हैं और इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा केसरी का पर्यायवाची है। क्योंकि देखो अभी तक हमने तीनों पढ़े, यहाँ पर मृगेंद्र है, यहाँ भी मृगेंद्र है और यहाँ मृगेंद्र का पर्यायवाची है केसरी। तो अब आपको ध्यान रखना है कि मृगेंद्र, केसरी और शार्दूल ये तीनों एक ही हैं। अब अगले में क्या है, केसरी का पर्यायवाची है, फिर से पूछा जा रहा है। तो अब यहाँ पे हमें अभी पता चला कि मृगेंद्र है, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ ये सारे जो पर्यायवाची हैं ये हैं शेर के। अब आपको शायद कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये शब्द पहले बार सुने होंगे, क्योंकि शेर तो हम जानते ही हैं। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया, आपसे ये नहीं पूछा गया है कि शेर का पर्यायवाची क्या है। यहाँ पे पूछा गया है मृगेंद्र का पर्यायवाची कौन सा है, या केसरी का पर्यायवाची कौन सा है, या शार्दूल। तो इस तरह से आपसे मतलब कोई से भी पर्यायवाची शब्द उठा करके पूछ लिए जा सकते हैं। तो इसलिए आपको पर्यायवाची शब्द सारे याद रखने हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे ये शेर हो गया, मोर हो गया, भ्रमर हो गया। और क्योंकि आग, नदी, जल ये सारे तो हम पढ़ते आए हैं। अब इनसे कम प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो अब थोड़ा डीप पर्यायवाची में भी प्रश्न बन रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा डीप पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी हमारा पर्यायवाची को लेकर ही है। शशक का पर्यायवाची शब्द है। शशक, चंद्रमा, शिशु, खरगोश या मृग। तो देखिए यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब शशक किसका हो सकता है। तो देखो शशक कहते हैं खरगोश को,
यहाँ पे सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, शशक कहते हैं खरगोश को। ठीक, अगला हमारा पांचवा प्रश्न है, कमल शब्द का पर्यायवाची होगा कंदर्प, अनंग, धनेश, इंदिवर। देखो कमल शब्द का पर्यायवाची भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और मैंने ऐसा देखा कि सबसे ज़्यादा अगर पर्यायवाची किसी के हैं तो उनमें से एक है कमल। तो कमल के भी आपको सारे पर्यायवाची याद होने चाहिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पे कौन सा इसका सही आंसर होगा, आप वीडियो पॉज करके अपने दिमाग में सोचिए कि कौन सा हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर एक ही है इंदिवर जो कमल का पर्यायवाची है। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कौन सा शब्द अरविंद का पर्याय नहीं है। अब यहाँ से आपको नहीं है पूछा जा रहा, तो यहाँ पर भी चार ऑप्शन है, मिलिंद, पंकज, जलज या अंबुज। देखो अरविंद भी कहते हैं कमल को, एक तो आपको ये पता चला, अभी हमने ऊपर वाले में पढ़ा था कि कमल का पर्यायवाची होगा, तो यहाँ पे क्या था, इंदिवर था। तो अब आपको ध्यान रखना है कि कमल, इंदिवर, अरविंद ये चार क्या हैं, कमल के ही पर्यायवाची हैं। अब यहाँ पर भी तीन आपको और पर्यायवाची जानने को मिलेंगे, एक वहाँ पे नहीं होगा और वो नहीं जो है वो कौन सा है, वो होगा आपका मिलिंद। ठीक है, मिलिंद क्योंकि भंवरे को कहते हैं तो मिलिंद यहाँ पे नहीं होगा। तो देखो कमल के पर्यायवाची में आपको एक कॉमन चीज़ मिलेगी, अधिकांश जो पर्यायवाची होंगे उनके अंतिम में जौ आपको जो वर्ण है जौ वो मिलेगा। पंक का मतलब होता है कीचड़, जौ का मतलब होता है जन्म लेना, तो जो कीचड़ में जन्म लेता है उसे हम कहते हैं पंकज या कमल। ठीक, फिर दूसरा है जल, और जौ का मतलब मैंने बताया जन्म लेना, तो जो जल में जन्म लेता है, क्योंकि कमल आपने देखा होगा जल में होता है, कीचड़ में होता है, तो इसीलिए उसको जलज कहते हैं। ठीक, अम्बु का मतलब भी होता है जल और जौ का मतलब जन्म लेना, तो अम्बु में जन्म लेने वाला कमल। तो इस तरह से जल के पर्यायवाची में अगर हम ज जोड़ देते हैं तो वो सारे कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। ध्यान रखिएगा, फिर से दोहराती हूँ, जल के पर्यायवाची यानी पानी के जितने भी पर्यायवाची होंगे उनके लास्ट में अगर ज जुड़ा हुआ है तो ज का मतलब होता है जन्म लेना, तो वो सारे हो जाएंगे कमल के पर्यायवाची। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक है आपको ध्यान रखने की, कमल के पर्यायवाची ध्यान रखने की। ठीक है, और एक और ट्रिक आपको बता देती हूँ, अगर जल के पर्यायवाची जितने भी जल के पर्यायवाची होंगे उनमें अगर हम द जोड़ेंगे, द का मतलब होता है धारण करना या रखने वाला, जैसे जल है, अब जल में अगर हमने द जोड़ दिया तो जल को धरने वाले या धारण करने वाले कौन होते हैं, बादल होते हैं, तो ये बादल जलद जो हो जाएगा वो बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या ट्रिक ध्यान रखनी है कि जो जल के पर्यायवाची हैं उसमें अगर हम द जोड़ देंगे तो वो बादल के पर्यायवाची बन जाएंगे, और जल के पर्यायवाची में मैंने बताया ज जोड़ देंगे तो वो किसके बन जाएंगे, कमल के पर्यायवाची बन जाएंगे। ठीक है, और अगर जल के पर्यायवाची में हम ध जोड़ देंगे तो वो समुद्र के पर्यायवाची बन जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तीन देखो, जल से आपको इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग, क्योंकि ध का मतलब होता है मतलब एक भंडारा या गहराई या धारण करना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर द है तो वो बादल का हो जाएगा, ध है तो समुद्र का हो जाएगा, जैसे अम्बुधि, जलधि, ये क्या हैं, सारे समुद्र के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ट्रिक पसंद आई होगी, यदि अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए 7वें प्रश्न पे बढ़ते हैं, ह्रस्व का विलोम है। अब विलोम शब्द भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पे इनको भी ध्यान रखना होगा, हो सके तो नोट डाउन भी करते रहिए प्रश्न, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसे ही प्रश्न आपसे दोहराए जाते हैं। ठीक, ह्रस्व का विलोम दीर्घ, गुरु, विषाद या हर्ष, तो ह्रस्व कहते हैं छोटा, ठीक है, और उसका विपरीत हो जाएगा यानी विलोम हो जाएगा दीर्घ। तो आपने सुना भी होगा ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, अ, इ और उ, ये हमारे क्या हैं, ह्रस्व स्वर हैं, और इसके विपरीत कहें या इसके यहाँ पे दीर्घ स्वर कहें तो आ, ई, उ, ये हमारे क्या हैं, दीर्घ स्वर हैं। ह्रस्व मतलब एक मात्रा का जहाँ समय
जिनके उच्चारण में लगता है, और जिनके उच्चारण में 2 मात्राओं का या अधिक समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। मैंने वर्णमाला वाला वीडियो भी अपने चैनल पे डाला है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। डिटेल वीडियो है, वर्णमाला से भी हमारे प्रश्न बनते हैं, तो इसीलिए आपको वर्णमाला को जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। संपन्न का विलोम है विपन्न, विषाद, निर्धन या अवस्थिर। तो विपन्न यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा 9वां, अपेक्षा का विलोम है। अपेक्षा का विलोम क्या हो सकता है? अन्वेक्षा, उपेक्षा, अनुपेक्षा या अवेक्षा। तो देखिए, अपेक्षा का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, या किसी, या मतलब एक सकारात्मक शब्द है अपेक्षा, ठीक है। और उसका विलोम हो जाएगा उपेक्षा, यानी कि किसी की बुराई करना। अपेक्षा मतलब किसी की अच्छाई करना, भलाई करना, है ना। और उसका विपरीत क्या हो जाएगा? उपेक्षा, यानी कि किसी की निंदा करना। ठीक, ध्यान रखिएगा, बुराई करना या निंदा करना, उसका विपरीत हो जाएगा उपेक्षा। ठीक, 10वां प्रश्न है आवृत्त। आवृत्त का विलोम क्या होगा? अब हमें यहाँ पे देखो, विलोम शब्द कैसे आपको समझ में आएंगे, ये अपने आंसर तक आप कैसे पहुँचेंगे, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। सबसे पहले जो शब्द आपके पास दिया हुआ है ना, उसका आप अर्थ समझने की कोशिश कीजिए कि आवृत्त का मतलब होता क्या है। आवृत्त का मतलब होता है ढका हुआ या घिरा हुआ किसी चीज़ से, आवरण जिसे हम कहते हैं ना। तो आवृत्त का अब आवृत्त का मतलब मैंने बताया कि ढका हुआ। तो आवृत्त का अब विपरीत क्या हो जाएगा? अनावृत ही तो होगा। अन उपसर्ग लग गया उसमें, जिसने उसको विलोम बना दिया। तो अन मतलब नहीं, वृत्त मतलब अन मतलब नहीं, अनावृत। तो यहाँ पे जो घिरा हुआ नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अनावृत। ठीक है, और आवरण, अनावरण, ये तो एक ही मतलब, आवरण का अगर पूछा जाता तो अनावरण हो जाता उसका। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला हम प्रश्न ले लेते हैं। 11वां प्रश्न है, धूप में बाल सफ़ेद होने का अर्थ है बुढ़ापा आना, असमय बाल सफ़ेद होना, अनुभवी होना या मूर्ख होना। तो आप वीडियो पॉज कीजिए और खुद से सोचिए कि क्या हो सकता है। धूप में बाल सफ़ेद होना, बुढ़ापा आना। देखो, अक्सर लोग इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं, तो क्या मतलब हो सकता है इसका? असमय बाल सफ़ेद होना, अनुभवी होना या मूर्ख होना। तो देखो, मूर्ख होना तो कहीं से भी नहीं लग रहा है, असमय बाल सफ़ेद होना ये भी नहीं लग रहा, और कई लोग बाल सफ़ेद होने से ये अंदाज़ा लगाते थे कि बुढ़ापा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? धूप में बाल सफ़ेद होना, जो कि यहाँ पे इसका जो सीधा सा एक आंसर लग रहा है अनुभवी होना। ऐसे नहीं बोलते कि देखो हमारे बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं, यानी कि हमें एक अनुभव है, हमने चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, यानी अनुभव हमें है चीज़ों का, इसलिए ये कहावत फेमस है। ठीक है, हालात पतली होना मुहावरे का अर्थ है। अब 4 ऑप्शन आपके पास है। बहुत कमज़ोर होना, आत्मविश्वास कम होना, दयनीय स्थिति या अस्वस्थ होना। तो देखिए, यहाँ पे जो सबसे सही आपका आंसर है वो है दयनीय स्थिति होना। अगर किसी की, हम कहते हैं ना, उसकी हालत पतली हो रखी है आजकल, यानी कि उसकी स्थिति कैसी है? दयनीय स्थिति में है वो आजकल। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, उल्टी गंगा बहाना। तो यहाँ पे देखो, ये भी आपको, बहना अलग चीज़ है और उल्टी गंगा बहाना अलग चीज़ है। ठीक है, यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो उल्टी गंगा बहा रहा है। अब गंगा उल्टी तो नहीं बह सकती है, इसका मतलब क्या है कि वो ज़रूर कुछ काम गलत कर रहा है या उल्टा कर रहा है, उल्टा करना। ठीक है, तो देखते हैं कहाँ हमारा सही आंसर है, किस विकल्प में है। बहुत परिश्रम करना, ये तो नहीं लग रहा है, इसको काट देते हैं। असाध्य को साध्य कर देना, ये भी नहीं लग रहा है ना। गलत कार्य करना या प्रतिकूल कार्य करना। तो देखो, गलत कार्य करना यहाँ पे नहीं है, प्रतिकूल। देखो, गंगा कभी उल्टी नहीं बहती है, तो यहाँ पे प्रतिकूल का मतलब होता है उल्टा। काम तो कर रहा है, लेकिन कैसा कर रहा है? उल्टा काम कर रहा है, उल्टा। तो यहाँ पे प्रतिकूल कार्य करना इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी। इसके बाद 14वां प्रश्न है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ है सबसे अलग रहना, अपने ही कार्य में लगे रहना, यहाँ पे ना हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, लगे रहना, खिचड़ी बनाना या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आप वीडियो पॉज कीजिए और इत्मीनान से सोचिए कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है।
तो देखिए यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा, मैं पहले आपको 4 ऑप्शन पढ़ के देखती हूँ। सबसे अलग रहना, अपने ही कार्य में लगे रहना, खिचड़ी बनाना या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा सबसे अलग रहना है। जैसे बोलते हैं ना, कोई व्यक्ति है जो थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला है और वो किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखता है, बस अपने कामों में, और सबसे अलग रहता है। अलग रहने की उसे आदत है, मगर कई लोग ऐसा पसंद करते हैं, तो उसे हम कहते हैं अपनी खिचड़ी अलग पकाने का मतलब कहते हैं कि जो सबसे अलग रहता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला 15वां प्रश्न है। यहाँ पे कुछ सामान्य हिंदी साहित्य के प्रश्न हैं, इनको आप पढ़ेंगे। मैला आंचल उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, जैनेन्द्र कुमार या धर्मवीर भारती। तो देखिए यहाँ पे फणीश्वर नाथ रेणु थे जिन्होंने हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास लिखा, जिसका नाम है मैला आंचल। ठीक है, बिहार के पूर्णिया जिला के आसपास के क्षेत्र का इसमें वर्णन किया गया है। बहुत ही अच्छा उपन्यास है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो उसे ज़रूर पढ़िएगा। बहुत ही आपको पता चलेगा कि उस समय की जो समाज की स्थिति थी वो कैसी थी। तो चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। अब हिंदी की बोलियां, उपबोलियां, ये भी मैंने अपने चैनल पर बताई हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिए। हिंदी की कितनी उपबोलियां हैं, कितनी भाषाएं हैं, कितनी उपभाषाएं हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। देखो, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियाँ आती हैं और उसमें आती है छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली। तो इसका मतलब यहाँ पे खड़ी बोली इसका आंसर हो जाएगा, यानी खड़ी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है बल्कि पश्चिमी हिंदी की बोली है खड़ी बोली। ठीक है, और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 उपबोलियाँ 5 बोलियाँ आती हैं। ठीक, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये 3 हैं आपकी पूर्वी हिंदी की बोलियाँ। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मधुशाला किसकी काव्य कृति है? सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन, जो कि इन्होंने बहुत ही अच्छी ये कविता लिखी है। और मधुशाला जो कि मदिरा के ऊपर इन्होंने लिखी है। हालांकि हरिवंश राय बच्चन एक ऐसे महाकवि हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी शराब नहीं पी, लेकिन मधुशाला लिख करके उन्होंने खूब उसमें शराब का जिक्र किया है। हालांकि उसमें थोड़ा अलग तरह की जो मधुशाला थी वो कुछ अलग तरह की थी। अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। अंतस्थ व्यंजन हैं कहलाते हैं। तो इनमें से देखिए कौन से हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अंतस्थ कहते किसे हैं। तो अंतस्थ व्यंजन का मतलब होता है ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में हमारी जो जिह्वा है, हमारी जो जीभ है, वो मुंह के अंदर ही किसी न किसी भाग को टच करती है, यानी किसी एक भाग से नहीं लगती है, बल्कि मुंह के अलग अलग य हम जब कहते हैं तो अलग भाग को र व ल व अलग अलग भागों को हमारी जीभ जो है वो टच करती है, लेकिन इनको हम एक ही वर्ग के अंतर्गत रखते हैं, इसीलिए हमें इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, य र ल व। ठीक, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा आज का है 19वां सेकंड लास्ट प्रश्न है, जहाज का पंछी उपन्यास के लेखक हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो जहाज का पंछी उपन्यास है ये बहुत ही फेमस और मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। इलाचंद जोशी जो थे हमारे उत्तराखंड के ये लेखक हुए हैं। तो इनके द्वारा ये लिखा गया है हिंदी भाषा में जहाज का पंछी उपन्यास। ठीक, बहुत ही फेमस उपन्यास है। इसके बाद आज का लास्ट हमारा प्रश्न है, शीतोष्ण में कौन सा समास है? तो आप बताइए कौन सा समास है। देखो, बहुव्रीहि तो नहीं है, क्योंकि अब कैसे समास हम डिसाइड करेंगे इसमें कि कौन सा समास यहाँ पे होगा। तो देखो, यहाँ पे 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है शीत और दूसरा है उष्ण। ठीक, तो जहाँ पे शीत का मतलब होता है ठंडा और उष्ण का मतलब होता है गर्म या नमी, जहाँ पे होती है ना गर्मी। तो यहाँ पे 2 क्या है, ऋतुओं की बात हो रही है। हालांकि दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं। एक ऋतु में ठंडा होता है, एक में गर्म होता है, एक दूसरे के विपरीत हैं बिल्कुल। लेकिन जब हम इनका उच्चारण कर रहे हैं तो हमने एक साथ लिखा है इन्हें। इसका मतलब इन दोनों में समानता होने के बावजूद भी भिन्नता है। तो यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। देखो, द्वंद्व कई बार इस तरह से भी लिखा रहता है, आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये सही है। ठीक है, आधा दो यहाँ पे हलंत लगा हुआ है, तो द्वंद्व कई बार लोग इसे गलत पढ़ लेते हैं, लेकिन ये द्वंद्व लिखा हुआ है। ठीक,
तो द्वंद्व समास, द्वंद्व का मतलब होता है भिन्नता, अंतर होना। तो जहाँ पे जैसे हम कहते हैं माता पिता, तो माता पिता हम लिखते एक साथ हैं लेकिन होते क्या हैं, भिन्न हैं। किसी भी आधार पे हो सकते हैं, चाहे वो लैंगिक आधार पे हो या किसी भी आधार पे हो, तो वो होते भिन्न हैं। तो यहाँ पे क्या है, द्वंद्व समास है, ठीक है। तो जहाँ पे दोनों ही पद प्रधान होते हैं और उन्हें हम और, अथवा, या इन शब्दों से इंगीकृत करते हैं, तो उसे हम कहते हैं द्वंद्व समास, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 20 प्रश्न। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए होंगे, आपने इनको अच्छे से पढ़ा होगा और अपने आंसर ज़रूर लगाए होंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि 20 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कैसा आपको वीडियो लगा, इस पर भी अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक को लेकर चाहते हैं, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ। क्या आप प्रैक्टिस सेट पढ़ना चाहते हैं या आप हिंदी के किसी टॉपिक को लेकर डिटेल वीडियो चाहते हैं, ये मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप किस तरह की वीडियोस चाह रहे हैं। तो इतनी आप हेल्प कीजिएगा मुझे कि आप ज़रूर बताइएगा कि कौन से टॉपिक को लेकर के आप वीडियो चाहते हैं, तो फिर मैं उसी को लेकर के अगला वीडियो लेकर आऊँगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार।